कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स बेसिक्स आइडिया मैंने आपको बताया था उसमें सैटरडे को। हर टाइप के मैं एक ही क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, एक ही दो, उसके बाद आप लोग खुद पढ़ोगे लैंग्वेज। अब जिस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ ना आए वो मेरे को बताओगे, तो मैं फिर डिस्कस करूँगा। बेसिक्स लगभग मैंने बता दिए थे इसके अंदर। 12.1 एग्जाम्पल्स जरूर पढ़ेंगे। जिस लैंग्वेज की क्वेश्चन की लैंग्वेज कंफ्यूजिंग लग रही हो, क्योंकि इसमें नहीं पता लग रहा कि ये वेरिएबल कैसे डिसाइड किए, कैसे लिए, क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा, अगर ऐसा कोई भी केस आता है तो मेरे को बताओगे, वो क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा। 2 टेलर्स A and B अर्न ₹300 and ₹400 पर डे रेस्पेक्टिवली। 2 टेलर हैं, एक जो है रोज़ाना 300 रुपये कमाता है, दूसरा रोज़ाना 400 रुपये कमाता है। A can stitch 6 shirts and 4 pair of trousers, while B can stitch 10 shirts and 4 pair of trousers per day. A जो है रोज़ाना 4 शर्ट और 4 पेयर्स ऑफ ट्राउजर he can stitch, और B can stitch 10 shirts and 4 pair of trousers per day. To find how many days should each of them work. देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में मिलेगा, हमसे पूछा है टू फाइंड हाउ मैनी डेज शुड ईच ऑफ देम वर्क, दोनों में से प्रत्येक कितने दिन काम करे। एंड इफ इट इज डिजायर्ड टू प्रोड्यूस एटलीस्ट 60 शर्ट्स एंड 32 पेयर ऑफ ट्राउजर्स एट ए मिनिमम लेबर कोस्ट। मिनिमम लेबर कोस्ट, मिनिमम इसमें जो लेबर कोस्ट है, लेबर के ऊपर जो खर्च हो रहा है वो मिनिमम होना चाहिए। लेबर कहाँ लग रही है, ये जो उनको अमाउंट देना पड़ रहा है। टेलर ए को एक दिन के कितने रुपए देने पड़ेंगे, 300 रुपये, और जो टेलर बी है उसको एक दिन के कितने रुपए देने पड़ेंगे, 400 रुपये। अब रिक्वायरमेंट है 60 तो शर्ट और 32 पेयर्स हैं ट्राउजर के, तो कौन से टेलर को कितने कितने दिन तक काम पे लगाया जाए ताकि जो लेबर कॉस्ट है वो मिनिमम हो। फॉर्मुलेट दिस एज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने उस दिन बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिसाइड वेरिएबल्स। अब वेरिएबल इसके अंदर लैंग्वेज से स्पष्ट है, हाउ मैनी डेज ईच शुड वर्क, दोनों में से प्रत्येक जो टेलर हो कितने कितने दिन के लिए काम करे। लेट द टेलर्स A and B work for X and Y days respectively. जो टेलर A है वो कितने दिन काम कर रहा है, X डेज। टेलर जो B है वो कितने दिन काम कर रहा है। लेबर कॉस्ट क्या हो गया, टेलर A को एक दिन के कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 300 रुपये, तो X डेज के उसके कितने हो गए, 300x। जो टेलर बी है उसको एक दिन के कितने रुपए देना पड़ रहे हैं, 400। वहाँ से लेबर कॉस्ट क्या हो गया, टोटल लेबर कॉस्ट 300x plus 400y as the tailor A earns or the tailor A have to pay ₹300। वे जो भी ऑनर है, जो ये ऑर्डर उनको दे रहा है, वो 300 रुपये तो दे रहा है टेलर ए को एक दिन के, और 400 रुपये दे रहा है टेलर बी को एक दिन। तो टोटल जो लेबर खर्च हुई, लेबर के ऊपर जो कुल खर्चा हुआ कितना हुआ, 300x plus 400y। एच ए कैन स्टिच हाउ मेनी शर्ट, 6 shirts and 4 pairs of trouser, and B can stitch
number of 10 shirts and 4 pair of trousers per day. अब ये कह रहा है रिक्वायरमेंट जो है, जो मालिक है, जो ये पैंट और ट्राउजर सिलवा रहा है, उसे शर्ट और जो ट्राउजर है वो सिलवा रहा है, वो कितने दिन तो ए को काम पर रखे और कितने दिन बी को काम पर रखे, कि जो उसको अमाउंट उनको देना पड़े दोनों को वो तो मिनिमम हो और उसकी जो रिक्वायरमेंट वो पूरी हो जाए। रिक्वायरमेंट क्या है कि उसको 60 तो क्या चाहिए, शर्ट चाहिए। टोटल नंबर ऑफ शर्ट स्टिचेस बाय द टू इन एक्स एंड वाई डेज। टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स स्टिचेस बाय द टू। ए एक दिन में कितनी शर्ट स्टिच कर रहा है, 6। कितने दिन काम पर रखा उसको, एक्स डेज। तो एक्स डेज में कितनी शर्ट वो स्टिच करेगा, 6x। बी एक दिन में कितनी शर्ट स्टिच कर रहे थे, कितने दिन के लिए काम पे रखा, 5 days। तो टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी स्टिच्ड बाय द टू 6x प्लस 10। अब इसमें गिवन है इफ इट इज डिजायर्ड टू प्रोड्यूस एट लीस्ट, यानी कि दोनों ने जो नंबर ऑफ शर्ट स्टिच कर दी उनकी संख्या कम से कम कितनी हो, एट लीस्ट और एट मोस्ट, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। दोनों ने कुल मिला के जो शर्ट स्टिच की उनकी संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 60। और दोनों ने जो पेयर ऑफ ट्राउजर्स 32 पेयर ऑफ ट्राउजर्स एट ए मिनिमम लेबर कॉस्ट। टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ ट्राउजर्स स्टिचेस बाय द टू इक्वल टू क्या है, 4x प्लस 4। ए जो है एक दिन में कितने पेयर स्टिच कर रहा है ट्राउजर के, 4। तो एक्स डेज में कितने स्टिच करेगा, 4x। बी एक दिन में कितने पेयर ट्राउजर्स के, 4। नंबर ऑफ डेज उसके पाइए, तो 4x प्लस 4y इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 22। और कोई इसमें कंडीशन दी नहीं। ये तो लेबर कॉस्ट हो गई। आल्सो नंबर ऑफ डेज टेलर ए एंड टेलर बी विल वर्क, इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x और y दोनों के दोनों क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स मैंने बताए थे वो आपके पास आ जाएगा। कितने दिन तक ए ने काम किया, कितने दिन तक बी ने काम किया, वो जो नंबर ऑफ डेज है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसका कंक्लूजन, ये लैंग्वेज आपने क्या लिखी क्या नहीं लिखी, ग्रामेटिकल मिस्टेक है क्या कुछ है, कोई नहीं देखा किसी के पास टाइम देखना कि यहाँ पर आपने क्या लैंग्वेज यूज कर ली, क्या कुछ किया, नजर आ जाएगी। इसका कंक्लूजन, देयरफॉर अबव प्रॉब्लम reduces to minimize z equal to 300x plus 400y subject to the following constraints, subject to the following constraints। कांस्टेंट कौन से, 6x प्लस 10y ग्रेटर देन इक्वल टू 30, 2 से डिवाइड कर लिया, 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x y बोथ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्लियर हो गया ना प्रॉब्लम फॉर्मेशन। ये जो इन इक्वेशंस हैं x और y, हमारे पास चाहे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो या कांस्टेंट्स हो, उनमें जो इक्वेशन या इनइक्वेशन इन्वॉल्व है वो लीनियर इक्वेशन या लीनियर इनइक्वेशन है इन द डिसीजन वेरिएबल्स। इसलिए यहाँ पर आपके पास वर्ड साथ क्या हुआ है, लीनियर। लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब प्लानिंग। लीनियर क्यों कह रहे हैं, ऑल इक्वेशन एंड इनइक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई डिसीजन वेरिएबल्स विल बी लीनियर।
ये केस आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला स्टेप इसमें आता है, इसको सोल्व कैसे करें, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने बताया था आपको फिजिकल रीजन निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, फिजिकल रीजन। फिजिकल रीजन वो रीजन जिसमें सारी की सारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। फॉर फिजिकल रीजन वी विल सोल्व 3x + 5y greater than equal to 30, x + y greater than equal to 8, x and y both greater than equal to, ये इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सोल्व करना है। कैसे सोल्व करें, कोई कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन टेबल बना लो, दो पासिंग पॉइंट कोशिश करें, एक्सिस के ऊपर ले लें, x को 0 लिया, y कितना है 6, y को 0 लिया, x कितना है 10, x और y, x को 0 लिया, y 8 आ रहा है, y को 0 लिया, x 8 आ रहा है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। पहला केस x 0 y 6 ये पॉइंट आ गया, x 10 y 0 ये पॉइंट आ गया। अब यहाँ जो फिजिकल रीजन है इस लाइन की कौन सी तरफ है, टुवर्ड्स ओरिजिन और अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन, अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। x और y की जगह अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब यहाँ जो फिजिकल रीजन हमारे पास है वो इस लाइन के अपोजिट साइड ऑफ इस लाइन के, बस ये एरो मार्क लगा देना, क्योंकि दो तीन इन इक्वेशंस हो सकती है हमारे पास कि कौन सी लाइन के किस तरफ हमारा फिजिकल रीजन होगा। दूसरी लाइन आपके पास x + y greater than equal to 8, x 0 y 8 ये पॉइंट आ गया, x 8 y 0 ये पॉइंट आ गया, लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होगी। अब यहाँ भी सॉल्यूशन किस तरफ है, अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन, इस लाइन के लिए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों, ये जो दोनों रेस्ट्रिक्शंस हैं वो हमें रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर। अब सारी की सारी इक्वेशन कहाँ सेटिस्फाई होगी, वो हमारा फिजिकल रीजन हो जाएगा। तो फिजिकल रीजन आपके पास ये है। अब इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट एक तो ये हो गया, ध्यान रखना ये रीजन फिजिबल रीजन नहीं है, ये रीजन फिजिबल रीजन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये बड़ा रीजन इस लाइन के तो ऊपर है, लेकिन इस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब सारी की सारी इन इक्वेशन जहां सेटिस्फाई होगी वो रीजन हमारा फिजिबल रीजन। कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, तीन कॉर्नर पॉइंट। इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, दो कॉर्नर पॉइंट तो ऐसे हैं जो एक्सिस पर हैं, उनके कोऑर्डिनेट हमें आसानी से मिल जाएंगे। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 8 है, 0 8 है ना, और पॉइंट सी के 10 0। अब बात आई पॉइंट बी की, अंदाजे से मत निकालना कि पॉइंट बी किसके ऊपर है, लगभग कितना हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5.5 हो सकता है, 6.25 हो सकता है। नो, इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। कौन कौन सी, 3x + 5y = 30 और x + y = 8। पॉइंट बी निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जो भी कॉर्नर पॉइंट आपको निकालना पड़े, जो एक्सिस पर है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जो एक्सिस के ऊपर नहीं है कॉर्नर पॉइंट, वो निकालने के लिए आप कोरस्पॉन्डिंग जो लाइंस हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। तो हमारे पास इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5x + 5y, किसी एक को एलिमिनेट कर दो, = 40, 5y कैंसिल, 3x - 5x - 2x - 10, x कितना आ गया 5, x 5 रखोगे, x + y = 8, y कितना आएगा, इसका मतलब जो पॉइंट हमारे पास क्या होगा 5, पॉइंट बी जो है वो क्या आएगा 5। आपको बारी बारी से इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर z की वैल्यू निकालनी है। z एट ए, पॉइंट ए के ऊपर z की वैल्यू
x0 y8 32 हो गए, z@b 5 और 3 x की जगह 5 रखोगे तो 15 प्लस में y की जगह क्या रखेंगे 3 2700 और z@c 10 और 0। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब उसके रिक्वायरमेंट तो जब अकेले बी को 8 दिन काम पे लगा दिया, अकेले टेलर बी को 8 दिन काम पे लगा दिया, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अकेले ए को 10 दिन काम पे लगा दिया तो भी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, और ए को 5 दिन और बी को 3 दिन अगर वो काम पे लगा रहा है तो भी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो मैंने जो अल्टरनेटिव्स हैं उनमें से वो अल्टरनेटिव निकालना है जहाँ रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है और टोटल जो कॉस्ट है वो कैसा हो। इसका मतलब वो अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए जो टेलर ए है उसको कितने दिन काम पे रखेगा 5 दिन, और टेलर बी को कितने दिन काम पे रखेगा। इसमें जब फिजिबल रीजन दो पॉसिबिलिटी है, या तो फिजिबल रीजन आपको बाउंडेड मिलेगा या फिजिबल रीजन अनबाउंडेड। फिलहाल इस एक्सरसाइज में सॉल्यूशन वाला पार्ट नहीं है, केवल क्वेश्चन आपका फॉर्मेशन था। फॉर्म द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम तैयार करनी थी, उसको सोल्व नहीं करना, केवल फॉर्मेशन था, सोल्व नहीं करना। ठीक है, तो फॉर्मेशन प्लस में सॉल्यूशन वाला जो पार्ट है वो सभी में कॉमन चलेगा। जितने भी क्वेश्चन उनमें डिफरेंस यहाँ तक मिलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम तैयार होगी तो सबसे पहले सारी की सारी इन इक्वेशन जिस रीजन में सेटिस्फाई हो रही है वो रीजन हमें निकालना है, आराम से निकालें वैसे क्वेश्चन निकाल लिया। उसके बाद उस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं, जहाँ भी दो बाउंड्री इंटरसेक्ट करें वो पॉइंट कॉर्नर पॉइंट होगा। ये कॉर्नर पॉइंट नहीं है, ये कॉर्नर पॉइंट नहीं है, कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालना, और उसके बाद बारी बारी से किसकी वैल्यू निकालना, जेड की वैल्यू निकालना इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर, और जहां जेड मिनिमम या मैक्सिमम है। अब क्योंकि इसके अंदर लेबर कॉस्ट को मिनिमाइज करवा रहा है तो इसका मतलब जेड मिनिमम कहाँ होगा। अब अपना आंसर किस लैंग्वेज में देना है, नंबर ऑफ डेज x एंड टेलर ए विल वर्क इक्वल टू 5 एंड नंबर ऑफ डेज टेलर बी विल वर्क इक्वल टू। उसके बाद सेकंड और थर्ड, ये भी ऐसे इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। स्मॉल फर्म मैन्युफैक्चरर नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स। स्मॉल फर्म मैन्युफैक्चरर है कोई, वो क्या क्या बना रहा है, नेकलेस और ब्रेसलेट्स। टोटल नंबर ऑफ नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स दैट इट कैन हैंडल पर डे इज एट मोस्ट 24। रोजाना वो जितने मैक्सिमम ब्रेसलेट्स और नेकलेट्स जो है वो हैंडल कर सकता है उनकी संख्या 24। मतलब एक दिन में नेकलेस और ब्रेसलेट्स जो हैं उनकी मैक्सिमम संख्या कितनी तैयार हो सकती है, 24। कितने नेकलेस और कितने ब्रेसलेट वो आगे प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई कहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है, किसके ऊपर खर्च ज़्यादा है, वो सारा सब कुछ। इट टेक्स 1 hour टू मेक ए ब्रेसलेट एंड हाफ एन आवर टू मेक ए नेकलेस। एक ब्रेसलेट तैयार करने में 1 घंटा लग रहा है और एक नेकलेस तैयार करने में आधा घंटा लग रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल पर डे 16। लेबर के जो आवर्स लगा लो वो मैक्सिमम कितने आवर्स अवेलेबल है, 16। मतलब 16 घंटे से ज़्यादा लेबर यूज नहीं कर सकता। उसके बाद इफ द प्रॉफिट ऑन ए नेकलेस इज ₹100 एंड दैट ऑन ए ब्रेसलेट इज ₹300। एक नेकलेस के ऊपर प्रॉफिट 100 रुपये और ब्रेसलेट के ऊपर प्रॉफिट 300 रुपये। ये कह रहा है फॉर्मुलेट एलपीटी फॉर फाइंडिंग हाउ मैनी ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस्ड डेली टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। मतलब अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो कितने तो नेकलेस और कितने ब्रेसलेट डेली तैयार करें। प्रॉफिट उसका दिया हुआ है, एक नेकलेस से प्रॉफिट कितना मिलेगा, 100 रुपये, एक ब्रेसलेट से प्रॉफिट कितना मिलेगा, 300 रुपये। तो कितने नेकलेस और कितने ब्रेसलेट वो तैयार करें। सारे के सारे ब्रेसलेट वो तैयार कर सकता है क्योंकि वहाँ पर जो प्रॉफिट उसको ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। लेकिन एक ब्रेसलेट को तैयार करने में कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा।
लेकिन हावर्स कितने हैं 16। अब वो सारे के सारे उसके पास ऊपर क्या दिया, मैक्सिमम 24 आइटम्स जो है वो डील कर सकता है, स्टोर कर सकता है या उनको बना के बेच सकता है मैक्सिमम 24 आवर्स। तो मेन इसके अंदर ये है कि वो ये डिसाइड करना चाह रहा है कि मैं एक दिन में कितने नेकलेस और कितने ब्रेसलेट तैयार करके बेचे जाएं ताकि उसका जो प्रॉफिट हो कैसा हो जाए मैक्सिमम। मतलब आपको पता लग गया नंबर ऑफ नेकलेस एंड नंबर ऑफ ब्रेसलेट्स प्रोड्यूस्ड डेली, वो हमारे पास वेरिएबल हो गया। एक्स एंड वाई सबसे पहला स्टेप डिसीजन वेरिएबल, क्योंकि उन्हीं वेरिएबल्स के ऊपर तो कंस्ट्रेंट्स डिपेंड करेंगे और उन्हीं वेरिएबल्स के ऊपर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिपेंड करेगा। लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर ऑफ नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स प्रोड्यूस्ड by the manufacturer daily। उस मैन्युफैक्चरर ने रोजाना एक्स तो बनाए नेकलेस और वाई बनाए ब्रेसलेट्स। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिस फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है, एज द प्रॉफिट ऑन one necklace is ₹100 and that on one bracelet is ₹300 total profit कितना आ गया 100x प्लस 100y। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार हो गया, उसका प्रॉफिट है जो एक्स और वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैनी ऑप्शंस हमारे पास होंगे, फिजिबल रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट हैं उन सब के कोऑर्डिनेट्स, जितने भी कंस्ट्रेंट्स उन सब को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन उन मैनी अल्टरनेटिव्स में से मुझे वो अल्टरनेटिव निकालना है जो रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर रहा हो और जहाँ ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम या मैक्सिमम, दोनों वैल्यू साइमल्टेनियसली कभी भी निकाले जाएंगे, या तो मिनिमम वैल्यू निकलवाएगा या फिर इसके अंदर आपके पास नेक्स्ट केस दिया हुआ है, एज ही कैन हैंडल एट मोस्ट 24 आइटम्स पर डे। वो रोजाना कितने आइटम हैंडल कर सकता है 24। इसका मतलब दोनों टाइप के जो आइटम्स हैं उनकी संख्या एट मोस्ट इक्वल टू कभी नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब दोनों टाइप के जो आइटम्स वो दिन भर में बनाएगा उनकी मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है 24 हो सकता है। 24 आइटम बनाने से उसको जितना प्रॉफिट मिले, प्लानिंग के साथ उसने 20 आइटम तैयार कर दिए, उन्हीं से उतना प्रॉफिट मिल जाएगा। तो कम से कम 4 आइटम्स तैयार करने में जो रॉ मटेरियल यूज होगा उसका बच जाएगा, जबकि बेनिफिट उसको उतना ही है। ये ऐसी बात है, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन टू गेट मैक्सिमम आउटपुट, प्रोडक्शन प्रॉफिट, मिनिमम कॉस्ट। इट टेक्स 1 hour to produce a necklace, ब्रेसलेट। 1 घंटे का टाइम किसमें लग रहा है ब्रेसलेट। takes 1 hour to produce a bracelet and half an hour to produce a necklace। एक रिस्ट्रिक्शन टाइम बड़ा हो जाएगा क्योंकि टोटल जो आवर्स उसके पास अवेलेबल हो कितने 16। नेकलेस कितने तैयार किए उसने, ब्रेसलेट कितने तैयार कर रखे हैं वाई,
नेकलेस की संख्या x है, ब्रेसलेट्स की संख्या y है। तो एक ब्रेसलेट तैयार करने में 1 घंटा लग रहा है, तो y ब्रेसलेट तैयार करने में y आवर्स। एक नेकलेस तैयार करने में आधा घंटा, तो x नेकलेस तैयार करने में x बाई 2 आवर्स। ध्यान रखना ये मिनट और आवर्स का कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ये टोटल टाइम टेकन इन मैन्युफैक्चरिंग दीज आर्टिकल्स, टोटल टाइम हो गया। लेकिन उसके पास टोटल टाइम कितना है? एटमोस्ट 16 आवर्स। स्पष्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। मैक्सिमम नंबर मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स हैं अवेलेबल पर डे इज 16। और कोई ऐसा सेंटेंस क्वेश्चन में नहीं बचा। जो प्रॉफिट था कि एक नेकलेस से इतना प्रॉफिट, एक ब्रेसलेट से इतना प्रॉफिट, वहां से ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार हो गया। एक दिन में वो 24 आइटम्स में डील कर सकता है मैक्सिमम, वहां से एक इक्वेशन तैयार होगी। एक इक्वेशन हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स वहां से तैयार होगी। आल्सो x एंड y बोथ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका और भी कुछ है आगे। It being given that at least one of each must be produced, at least one, लास्ट लाइन हमारे पास है x and y must be greater than equal to at least one of them, मतलब कम से कम एक नेकलेस और कम से कम एक ब्रेसलेट उसको तैयार जरूर होना चाहिए। तो जब x और y दोनों के दोनों एक से बड़े हैं तो 0 से तो अपने आप ही बड़े होते हैं। अब यहाँ पर above problem reduces to, therefore above problem reduces to maximize z equal to 100x plus 300y subject to the following constraints, subject to the following constraints। कौन कौन से कंस्ट्रेंट? x plus y less than equal to 24, 2y या x plus 2y less than equal to 32, x and y both greater than equal to। अब बात आती है सॉल्यूशन। सोल्व कैसे करें, सॉल्यूशन कैसे? प्रॉब्लम तैयार हो गई, इसके बाद जस्ट अगला स्टेप सॉल्यूशन निकालते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास फिजिकल रीजन का है। फॉर फिजिबल रीजन आपको क्या करना है? वी विल सो x plus y less than equal to 24, x plus 2y less than equal to 32, and x and y both greater than equal to 9। x0 y 24 y0 x 24। दूसरी लाइन हमारे पास क्या है? x0 y कितना आ रहा है? 16, y को 0 पुट करेंगे, x कितना आ रहा है? 22। यूनिट्स आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। जैसे इसके अंदर यूनिट्स 8 की मल्टीपल है तो आप 8, 16, 24 और 32 ले लो। अगर यूनिट्स अप टू 10 हो, ये जो आपके पास x और y कोऑर्डिनेट्स है 10 तक हैं, तो 1 2 3 4 5 ले सकते हो, 2 4 6 8 10 ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। 100 में है 100 200 400, आप 100 200 300 400 ले सकते हो, 1000 2000 3000 एंड सो इस टाइप ले सकते हो। तो ये हमारे पास आगे इसके अंदर 8 16 24 और 32, 8 16 24 और 32। First in equation x plus y less than or equal to 24, पासिंग पॉइंट 0 और 24 ये, और दूसरी तरफ 24 और 0। यहाँ सॉल्यूशन इस लाइन की कौन सी तरफ है? 0 0 क्या कर रहा है इसको? सेटिस्फाई। इसका मतलब इस लाइन की कौन सी तरफ? इस तरफ होगी। अब मैं सॉल्यूशन वाला पार्ट आगे क्वेश्चंस में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वो चीज़ कॉमन है। मेन डिफरेंस कहाँ जाएगा? प्रॉब्लम फॉर्मेशन में। जैसे ही प्रॉब्लम तैयार होगी उसके बाद सॉल्यूशन क्या चलेगा? कॉमन चलेगा। सेकंड हमारे पास x plus 2y लेस देन इक्वल टू 32, इसका पासिंग पॉइंट x0 y 16 ये आ गया, x 32 y 0 ये।
अब यहाँ भी सॉल्यूशन किसकी तरफ है, ओरिजिन की तरफ, यहाँ भी ओरिजिन की तरफ। अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो ये सारा फिजिकल रीजन होता, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 यहाँ पर और यहाँ y इक्वल टू 1 है, x की वैल्यू 1 है उससे ज़्यादा, ये लाइन आपके पास x इक्वल टू 1 होगी, x एक है उससे बड़ा इस लाइन की तरफ, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये लाइन y इक्वल टू 1 होगी, y की वैल्यू एक है उससे बड़ी इस लाइन की। कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट, एक तो ये हो गया A, एक हमारे पास है B, एक है C और एक है D, 4 कॉर्नर पॉइंट। क्या पॉइंट A के कोऑर्डिनेट 1 1 नहीं है, बोलो पॉइंट A हमारे पास क्या है 1 1, पॉइंट B 161, यहाँ 16 ऊपर है, ये वाला पॉइंट ये हमारे पास लाइन x इक्वल टू 1 है, इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, x प्लस 2y इक्वल टू 32, ये लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 32 और ये लाइन आपके पास है x प्लस y इक्वल टू 24। x की जगह 1 पुट करोगे यहाँ पर तो 2y इक्वल टू कितना आ गया 31, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या हुए a 1 1 आ गया, x की जगह 1 पुट करेंगे y कितना है 31/2। उसके बाद पॉइंट सी, क्या दिया पॉइंट सी y1 है और ये वाला पॉइंट कौन सी लाइन पर, इस लाइन पर x प्लस वाई इक्वल टू 24, x कितना आ गया 23, पॉइंट सी की कोऑर्डिनेट क्या है सॉरी डी, x 23 y1 और पॉइंट सी, ये दोनों इक्वेशंस आपको साइमल्टेनियसली सोल्व करनी है। कभी भी अंदाजे से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मत निकालना, ये लगभग इस पॉइंट के ऊपर मिलती दिखाई देती है, हमेशा उस पॉइंट के ऊपर जो दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, एग्जैक्ट आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट है उसकी कोऑर्डिनेट घटाओगे आपस में, x x y कितना आएगा 8, y 8 है x कितना आ गया, यानी कि जो पॉइंट C आपके पास वो आ जाएगा x 16 और y 8। कई बार जल्दबाजी में पॉइंट सही निकाल दिए, उनके कोऑर्डिनेट्स लिखते इसमें गलती कर सकते हो, 8 और 16 रख दिए पॉइंट, वैल्यू z की गलत आएगी, z की वैल्यू तो गलत है। अब हमें क्या करना है, प्रत्येक कॉर्नर पॉइंट के ऊपर बारी बारी से किसकी वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी है, जहां z सबसे ज्यादा है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, नंबर ऑफ नेकलेसेस प्रोड्यूस्ड डेली, और उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ ब्रेसलेट्स प्रोड्यूस्ड, निकालेंगे आगे। z एट ए, पॉइंट ए के ऊपर z की वैल्यू कितनी होगी 400, और पॉइंट बी के ऊपर x की जगह 1 पुट करोगे, y की जगह 31/2 क्या आएगा, z निकाल लेंगे। इसमें सिचुएशन आएगी y नंबर है मान ली बात, लेकिन आने से का मतलब ही नहीं रहेगा, यहाँ z मैक्सिमम होगा ही। अगर ऐसी सिचुएशन होगी, मान लो दो पॉइंट्स के ऊपर आपके पास इस टाइप में एक और दूसरा पॉइंट आ गया C, दोनों के ऊपर z की वैल्यू सेम आ रही है, z एट b z एट c, b और c दोनों के जो कोऑर्डिनेट है वो इंटीजर नहीं है, या एटलीस्ट 1 जो है वो नॉन इंटीजर है, ठीक है। उस केस में z की वैल्यू यहाँ पर मान लो 5000 आ रही है, यहाँ पर 5000 आ रही है, मतलब b और c जो दो पॉइंट है वहाँ पर z की वैल्यू 5000 है। अब ना तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ नेकलेस और ब्रेसलेट हो सकते, क्योंकि 15.5 ब्रेसलेट तैयार नहीं हो सकते। इसी प्रकार पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स में अगर इस टाइप का केस आ जाए तो उस केस में आपको क्या करना है, इस पॉइंट बी और सी से पास होने वाली लाइन ड्रा करनी है, जेड की वैल्यू 100x प्लस 300y इक्वल टू 5000 आ रहा है, कहाँ, इस पॉइंट बी पर भी और इस पॉइंट सी पर भी। एक एग्जांपल ये है, मुझे नहीं पता कितना आएगा, पॉइंट बी पर भी z उतना ही है, पॉइंट सी पर भी z उतना ही है, इसका मतलब बी और सी से पास होने वाली जो लाइन है
उस पूरी लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उन सब के लिए आपको जेड कितना मिलेगा, 5000 मिलेगा। अब उस लाइन के ऊपर प्रेजेंट पॉइंट्स में से आपको क्या करना है, ऐसा पॉइंट तलाशना है जिसके कोऑर्डिनेट नेचुरल नंबर होता है, और वो हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब दो पॉइंट्स के ऊपर जेड की वैल्यू सेम मिलेगी। अगर ऐसी सिचुएशन अपीयर होगी, अगर ऐसी सिचुएशन अपीयर होगी तो दो पॉइंट्स के ऊपर जेड की वैल्यू डेफिनेटली सेम होगी। उन दोनों पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है उस पूरी लाइन के ऊपर जेड की वैल्यू उतनी ही मिलेगी जितना कि आपके पास उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर है। फिर आपको उस लाइन की इक्वेशन निकाल के उस लाइन का आपको कोई उस लाइन के ऊपर प्रेजेंट ऐसा पॉइंट निकालना पड़ेगा जिसका एक्स और वाई दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट क्या हो, नेचुरल। वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जेड की वैल्यू निकाल रहे हैं, कितना आ रहा है, 400 है। जेड एट बी निकालोगे, एक्चुअल में हमारा क्वेश्चन भी नहीं, इसके अंदर हमें तो केवल क्वेश्चन दिया और फॉर्मेशन का, उसके बाद सॉल्यूशन वाला पार्ट। लास्ट, ए फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम्स, टेबल एंड चेयर। फर्नीचर जो डीलर है वो केवल 2 आइटम्स में डील कर रहा है, टेबल और चेयर्स। He has rupees 20,000 to invest and a space to store at most 80 pieces. 20,000 तो रुपए उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए, और 80 आइटम्स को वो एक साथ स्टोर कर सकता है। अगर उसका इन्वेस्टमेंट 20,000 से ज़्यादा चला गया तो पॉसिबल नहीं है। अगर आइटम 80 से ज़्यादा खरीदे गए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मैक्सिमम कितने आइटम स्टोर कर सकता है, 80। उसके बाद ए टेबल कॉस्ट हिम रुपीज 800, एक जो टेबल है उसको 800 रुपये मिलेगी कॉस्ट प्राइस। चेयर उसको मिलेगी 200 में। ही कैन सेल ए टेबल फॉर रुपीज 950 एंड चेयर फॉर रुपीज 280। तो टेबल के ऊपर उसका प्रॉफिट कितना होगा, 150 रुपये, और चेयर के ऊपर उसका प्रॉफिट कितना होगा, 80 रुपये। अज्यूम दैट ही कैन सेल ऑल द आइटम्स दैट ही बाइज। ये अज्यूम करके चलें कि उसने जितने भी आइटम्स खरीदे थे वो सारे के सारे बिक गए, जितने खरीदे थे वो सारे बिक गए। तो यहाँ से फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज एलपीपी सो दैट ही कैन मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज कर सके, इसके लिए आप प्रॉब्लम तैयार करें। लेट द फर्नीचर डीलर, फर्नीचर जो डीलर है डील्स इन ओनली 2 आइटम्स। Let x and y be the number of table and chairs purchased by the furniture dealer. फर्नीचर जो डीलर है उसने x तो टेबल परचेज की और y चेयर्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल 800, कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर 200, सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल 950, सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर 280। प्रॉफिट ऑन 1 टेबल, एक जो टेबल है उससे उसको प्रॉफिट कितना मिला है, 150 रुपये। प्रॉफिट ऑन 1 चेयर, एक जो चेयर उसके बेचने से प्रॉफिट कितना मिला, 80 रुपये। टोटल प्रॉफिट आ गया। टोटल प्रॉफिट बाय सेलिंग एक्स टेबल एंड वाई चेयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 150 प्लस 80, ये दूसरा टोटल प्रॉफिट हो गया। इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, इन इक्वेशन कैसे कैसे बनेगी। इन्वेस्टमेंट, एक जो टेबल उसका कॉस्ट प्राइस कितना, 800 रुपये। टेबल कितनी परचेज की, टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस 800x प्लस 200y, इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू टोटल अमाउंट
उसके पास अमाउंट कितना है टोटल 20,000 रुपये। तो जो उसका इन्वेस्टमेंट है, जो कॉस्ट प्राइस है एक्स प्लस वाई आइटम्स की, वो 20,000 से ज़्यादा नहीं होगी। एज ही कैन स्टोर एट मोस्ट 80 आइटम्स, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू क्या होगा 80, एक्स प्लस वाई क्या होगा लेस देन इक्वल टू 80, और लास्ट में x and y both greater than equal to 0. Number of table and chairs purchased and sold will be greater than equal to 0. Therefore, above problem reduces to maximize z, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को z से रिप्रेजेंट करेंगे 150x plus 80y, subject to the following constraints. Subject to the following constraints. कौन से? इसको 200 से डिवाइड कर रहा हूँ, 4x plus y less than equal to 100, x plus y less than equal to 80, x and y both greater than equal to 0. ये सारा का सारा इसका कंक्लूजन आ गया। एक बार चेक करने वाले की निगाह इस पे जरूर जाएगी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x और y के कोफिशिएंट ठीक है, ये साइन ऑफ इक्वेशन सही है, x और y के कोफिशिएंट्स इन कांस्टेंट्स में सही है, ठीक है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि ये यहाँ क्या लिखा हुआ है उसको बता दें। अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, सॉल्यूशन तो निकाल लोगे। सॉल्यूशन के रिगार्डिंग जो जो इंफॉर्मेशन है वो आपको बताई जा चुकी है। इसमें से एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रॉब्लम फॉर्मेशन सभी के लिए ट्राई करेंगे। पहले 6 क्वेश्चन आपके पास दिए हुए हैं, उसमें कह रहा है इन द एडजॉइनिंग डायग्राम लिस्ट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। आई थिंक आराम से निकाल लोगे। लाइनों की इक्वेशन दे रखी है, अरे लाइनों की इक्वेशन दे रखी है, वो दोनों लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ कट करेंगे वो पॉइंट निकल जाएंगे, दोनों लाइनों का आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। तो सभी केसेस में आपको क्या निकालना है, लिस्ट द कंस्टेंट्स। देखो इसमें एक तरफ तो आपको कंस्टेंट्स बताने हैं, एक तरफ कॉर्नर पॉइंट बताने हैं। इन द एडजॉइनिंग डायग्राम लिस्ट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, लिस्ट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन। क्या दिया हुआ है, इस टाइप में दो लाइंस दी हुई है। इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 50 और इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। फिजिबल रीजन ये है, कॉर्नर पॉइंट्स ध्यान रखना ये है 4 कॉर्नर पॉइंट हमारे पास केवल 4 है, ठीक है, ओनली 4, जहां दो बाउंड्रीज इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या ये पॉइंट 50 0 नहीं हो गया, ये हमारा कॉर्नर पॉइंट नहीं है। क्या ये पॉइंट 0 50 नहीं है, बताओ कैसे निकाला। ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां कट करेगी, जहां पर y 0 होगा, y को 0 फुट किया x 50 आ गया, x को 0 फुट किया y 50 आ गया। यहाँ से ये पॉइंट 30 0 है, इस लाइन में y को 0 पुट करोगे x कितना आएगा 30 है, तो ये पॉइंट क्या आ गया 30 0, ये पॉइंट क्या है 0 90। लेकिन ये सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट नहीं है, एक ये पॉइंट और निकालो, इसमें से इसको माइनस करूंगा 2x इक्वल टू कितना आएगा 40, x कितना आ गया 20, x 20 है तो y कितना आ जाएगा। तो कॉर्नर पॉइंट आपके पास A B C और एक हमारे पास क्या आ जाएगा, निकालो किस तरीके से कॉर्नर पॉइंट। अगर ये कहा जाए कि कंस्टेंट्स बताओ, कंस्टेंट्स बताओ क्या क्या है, कैसे डिसाइड करो। एक कंस्टेंट्स का मतलब क्या है, जो इक्वेशन से ड्रा कर रखी है ना, जो इक्वेशन है उनमें साइन ऑफ इक्वेशन इंट्रोड्यूस करना है।
सॉल्यूशंस हैं इस लाइन के कौन सी तरफ है, ओरिजिन की तरफ। ये लाइन इसकी इक्वेशन क्या दी हुई है 3x + y = 90। अब मुझे क्या करना है, इक्वल टू को साइन ऑफ इन इक्वेशन से रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस करूं, सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ है तो यहां साइन ऑफ इन इक्वेशन लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू इस प्रकार इंट्रोड्यूस करना है कि 0 0 उसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। अब 0 0 सेटिस्फाई करने के लिए साइन कैसा लेना पड़ेगा, लेस देन। इसका मतलब पहला कांस्टेंट ये हो गया। दूसरा कांस्टेंट x + y = 50 लाइन है। अब इसमें भी सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ है तो यहाँ इन दोनों में से वो साइन लेना है कि 0 0 उसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। क्या आएगा, लेस देन। और सॉल्यूशन केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y बोथ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपके पास कॉर्नर पॉइंट आ गए 4 और ये क्या आ गए इसके कांस्टेंट। अगर यहाँ पर ये लाइन जो है वैसी होती डॉटेड, दोनों लाइन डॉटेड, डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी कि लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि उस केस में इक्वल टू हटा देते हैं यहाँ से, ये हट जाता ये हमारे पास क्या आ गया, क्लियर हो गया। जहां लाइन डॉटेड ड्रा कर रखी है इसका मतलब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी विल बी देयर, आइदर स्ट्रिक्टली लेस और स्ट्रिक्टली। निकालोगे पहले 4-5 क्वेश्चन, बोलो। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 प्रॉब्लम तैयार करके दे रखी है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, कंस्टेंट्स दिए हुए हैं, क्या करना है वहां से फिजिबल रीजन सबसे पहले निकालना है, कॉर्नर पॉइंट निकालना है और उसके बाद बारी बारी से सभी कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर किसकी वैल्यू निकालनी है, मिनिमम या मैक्सिमम जो भी आपसे निकलवा रहा है निकाल। अब इसमें देखो 14, 15 जो मैंने इसके अंदर बता दिया आपको पहले, पिछली एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लम फॉर्मेशन लिए लगभग वही लैंग्वेज है। 14 में क्या दिया हुआ है, ए मैन्युफैक्चरर कंसीडर्स दैट मैन एंड वुमेन वर्कर्स आर इक्वली एफिशिएंट एंड सो ही पेज देम एट द सेम रेट। दोनों की सैलरी बराबर आप ये मान के चले, इसका मतलब ये है ही पेज देम एट द सेम रेट। उसके बाद क्या कह रहा है, ही हैज 13 and 17 units of workers, male and female and capital respectively. Workers and capital 30 यूनिट्स ऑफ वर्कर्स, मतलब क्या हुआ कि जो मेल और फीमेल वर्कर्स हैं उनकी संख्या कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है। जो मेल और फीमेल वर्कर्स हैं उनकी संख्या कितनी दी हुई है, ही हैज, समझे इस लाइन को, 30 and 17। 30 क्या है उसके पास नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्कर्स और 17 क्या उसके पास यूनिट्स ऑफ कैपिटल, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, विच ही यूजेस टू प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ गुड्स ए एंड बी। एक तो उसके पास वर्कर्स हैं और दूसरी तरफ उसके पास है कैपिटल। कैपिटल क्या यूज कर रहा है, क्या है, मशीन है, जो कुछ भी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। 30 यूनिट्स उसके पास वर्कर्स की हैं और 17 यूनिट उसके पास कैपिटल की है। अब क्या कह रहा है, 2 टाइप की गुड्स यानी कि आइटम्स वो तैयार कर रहा है, टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ ए। जो गुड्स ए है, जो आर्टिकल ए है, जो आइटम ए है उसकी 1 यूनिट तैयार करने के लिए 2 वर्कर्स एंड 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल आर रिक्वायर्ड। 2 तो वर्कर काम करेंगे और 3 यूनिट यूज होंगे कैपिटल की। उसके बाद while 3 workers and 1 unit of capital is required to produce 1 unit of B. Number of workers and number of capital, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए का एक पीस या एक ऑब्जेक्ट तैयार करने के लिए कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, 2। और कैपिटल की कितनी यूनिट यूज हो रही है, 3। जो टाइप बी, गुड्स ऑफ टाइप बी, उसको तैयार करने में वर्कर्स कितने काम कर रहे हैं, 3। और कैपिटल की यूनिट कितनी है, 1। टेबल बना दी, सारा सब कुछ लिखने से पीछा छूट जाएगा। ये टेबल क्या शो कर रही है,
number of units of workers and capital used for the manufacture of 1 unit of goods A and B respectively. अब आगे क्या कह रहे हो? If A and B are priced at ₹100 and ₹120 per unit respectively, दो टाइप के जो गुड्स हैं, आइटम्स हैं, उनकी कीमत रख दी उसने। टाइप ए का जो आर्टिकल है उसके एक पीस की कीमत 100 रुपये और टाइप बी के एक पीस की कीमत 120 रुपये। हाउ शुड ही यूज हिज रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज द टोटल रिवेन्यू? रिवेन्यू कितना कलेक्ट हुआ? रिवेन्यू का मतलब है जो भी वो बना रहा है उन सबको बेचने से अमाउंट कितना इकट्ठा हो, वो टोटल रिवेन्यू है। फ्रॉम द अबव एज एन एलपीपी एंड सोल ग्राफिक। सबसे पहले क्या करेगा वो? नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द गुड्स ए एंड बी। जो गुड्स ए किया हुआ है उसके कितने आर्टिकल तैयार किए? एक्स एंड वाई। बी द नंबर ऑफ यूनिट्स of goods A and B respectively. टोटल रिवेन्यू कितना जनरेट होगा? 100x प्लस 120y। भी जो आर्टिकल ए दिया हुआ है, जो गुड्स ए है उसकी एक यूनिट कितने बेचा जा रहा है? 100 रुपये में। उसकी यूनिट कितनी? x। 100x प्लस में 120। ये तो टोटल रिवेन्यू होगा जो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x और y। इन इक्वेशंस बनेगी यूज ऑफ वर्कर्स एंड यूज ऑफ कैपिटल। जो गुड्स ए है उसकी एक पीस को तैयार करने में वर्कर कितने यूज हो रहे हैं? 2। और उसके बनाए कितने हैं? यूनिट x बनाई है ना, तो 2x आ गए। पहले वर्कर्स का ही देख रहे हैं। टाइप बी की यूनिट कितनी बनाई? y। एक को तैयार करने में वर्कर कितने काम कर रहे हैं? 3। तो y को तैयार करने में वर्कर 2x प्लस 3y एंड इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 30। क्यों? बिकॉज ही हैज 30 यूनिट्स ऑफ वर्कर्स। ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 30 से ज्यादा वर्कर। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द कैपिटल। कैपिटल कितना आएगा? टाइप ए का एक पीस तैयार करने में कैपिटल की 3 यूनिट, x पीस तैयार करने में 3x, टाइप बी की एक यूनिट तैयार करने में 1 और y तैयार करने में y। इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 70। x एंड y बोथ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या लिखोगे लास्ट में? आवर प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू मैक्सिमाइज दिस सब्जेक्ट टू दिस टू। और इस तरीके से हमारे पास क्या होगा? प्रॉब्लम तैयार। जैसे ही प्रॉब्लम तैयार हो जाए लास्ट में हमें क्या करना? उसको सोल्व। ठीक है। एग्जाम्पल्स की लैंग्वेज पढ़ेंगे कि भाई ये एग्जाम्पल, इसकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आई इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत कुछ नहीं है, बस इसमें 2 ही चीज़ें हैं। ये वेरिएबल डिसाइड करके वेरिएबल्स के ऊपर कंस्टेंट्स डिपेंड करेंगे और वेरिएबल्स के ऊपर ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिपेंड करेगा। तो आपके पास इसमें जो भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो पढ़ें। आपको ये लगे कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही। 1-2 क्वेश्चन इसमें ट्रांसपोर्ट के और हैं, वो ट्रांसपोर्ट वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद डाइट की क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। मतलब ये मान के चलें 2 टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए। डाइट और ट्रांसपोर्ट के क्वेश्चन इसमें और बचते हैं, वो वहाँ से 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आप लोग खुद इसमें से क्वेश्चन निकालोगे। कोई डाउट किसी बच्चे का आता है कि लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही है और कुछ है, तो मुझसे शेयर